नमस्कार। बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बिहार के दंगल में बात करेंगे। नामांकन शुरू, फॉर्मूला तय, लेकिन उम्मीदवार नहीं। बिहार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बिहार में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर न एनडीए में और न ही महागठबंधन में आधिकारिक रूप से कोई ऐलान किया गया है। इससे चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति बनी है। चाहे सत्तारूढ़ एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन, दोनों खेमों में अब तक सीटों का बंटवारा फाइनल तक पहुंचा नहीं है। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर होगी, जबकि 12 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए हैं। ऐसे में पहले दिन नामांकन की उम्मीद कम है। चाहे सत्तारूढ़ एनडीए हो या फिर विपक्ष का महागठबंधन, दोनों खेमों में सीटों को लेकर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। सभी राजनीतिक दल अभी गठबंधन के ही गांठ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी एक साथ मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिहार चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी ने जेडीयू को समर्थन दिया है। एक तरह से देखें तो सीटों का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है, पर उम्मीदवार अब तक फाइनल नहीं है। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 सीटों पर वोटिंग होगी। 3 नवंबर को दूसरे चरण के 94 सीटों पर वोटिंग होगी और 7 नवंबर को तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। उधर महागठबंधन में भी सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमति की कोई सूचना नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले 1-2 दिन महागठबंधन खेमे के लिए महत्वपूर्ण होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बिहार के दंगल में इस बार बहुत कुछ है और बिहार का चुनाव इस बार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता नजर आ रहा है। आप सोचिए कि पहले चरण के लिए आज यानी 1 अक्टूबर से नामांकन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन पार्टियां जो दल हैं वो अभी तक असमंजस की स्थिति में हैं। फॉर्मूले की बात चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। ये स्थिति है। मतदाता भी अलग परेशान है कि आखिर हमारा जो दल है वो किधर जाएगा, उसको लेकर भी मतदाता भी असमंजस की स्थिति में बना हुआ है। कोरोना काल भी एक तरफ है और इन सब के बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार माधवेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले माधवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। सर, फार्मूला तय, लेकिन सीटों का अभी ऐलान नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। सबसे पहले एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि नामांकन का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए हो, महागठबंधन हो, तमाम दल परेशान भी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ये तो सीट शेयरिंग इसलिए है कि हर दल चाहता है कि अधिक से अधिक सीट हमको मिले। यह समस्या तो 1 से 2 दिनों के अंदर सलटा लिया जाएगा, दोनों पार्टियां सलटा लेंगे। विपक्ष की वह राजद के साथ समस्या है कि वो जानता है कि जो भी वोट बैंक है वो मेरा है। कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार बिहार में है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा सीट देने की स्थिति में है नहीं। एनडीए में है कि नीतीश कुमार को अपने चेहरे पर लड़ना है, तो अधिक से अधिक सीट लाना है, क्योंकि चुनाव के बाद की समस्या उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए क्योंकि अगर कम सीट नीतीश कुमार को आएगा, भाजपा को अधिक सीट आएगी, तेजस्वी ये चिराग पासवान की भूमिका फिर संदेहास्पद हो जाएगी। इस स्थिति में नीतीश कुमार कम से कम चाहेंगे कि चिराग को सीट मिले और अधिक से अधिक हम सीट अधिक जीते।
यह समस्या सीट शेयरिंग इसलिए आ रही है कि सब लोग चुनाव के बाद की स्थिति को भी देख रहे हैं। तो यह समस्या बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या अब नहीं रहेगा। ये 1 से 2 दिनों के अंदर हो सकता है, देर रात तक ये एनडीए वगैरह क्लियर कर लेंगे। और राजद का भी की प्रथम सूची भी लगभग तय हो चुकी है। तो बहुत जल्दी ये दोनों लोग क्या कहें, दोनों पार्टियां और दोनों गठबंधन अपना उम्मीदवार की सूची जारी कर देंगी। लेकिन बाद में 24 घंटे की जो बात की जा रही है, क्या 24 घंटे बिहार की सियासत के लिए, चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, इसके लिए बहुत अहम और खास माने जा रहे हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर चिराग पासवान अलग हो जाते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी अलग हो जाती है, तो पूरा सीन चुनाव का अलग होगा। क्योंकि अगर एनडीए, अगर नीतीश के से जो अगर नाराजगी है, 15 साल के शासन में ऐसा नहीं है कि नीतीश जी से सब लोग खुशी हैं। आपको बाढ़, कोरोना, स्वास्थ्य, बहुत सी समस्या ऐसी है जिसको लेके इनके खिलाफ भी लोग हैं, लेकिन वो वोट किसको दें? तो राजद के शासनकाल को याद करके वो तेजस्वी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर चिराग अलग आते हैं, कांग्रेस वगैरह से गठबंधन बनता है, तो ये अलग स्थिति होगी। क्योंकि चिराग पासवान की छवि साफ सुथरी है और दलित हैं, इसलिए पूरा सीन ही बदल जाएगा चुनाव का। अभी तो दो ही धरे में बटा हुआ है, एक नीतीश और नीतीश विरोधी। लेकिन अगर चिराग पासवान से नहीं हो पाता है एनडीए का, और कांग्रेस का नहीं हो पाता है आपको राजद से, तो ये 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। अब माधवन जी, क्या लगता है, अगर कांग्रेस महागठबंधन से किनारा करती है तो उसके बाद फिर क्या रास्ता उसके पास बचता है? उसका प्लान भी क्या आपको होगा? इसके बारे में आपको क्या लगता है? अलग, क्योंकि अब कांग्रेस अकेले चुनाव में नहीं जाएगी, और कांग्रेस के नाम पे कई पार्टियां हैं जो तैयार हो जाएंगी। पप्पू यादव पहले से कहते रहे हैं, रालोसपा पहले से कहती रही है। चिराग पासवान के आने के बाद ये लोग आज चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पप्पू यादव कहते रहे हैं। तो ये उसके बाद की राजनीति अलग तरह से हो जाएगी, क्योंकि तब महागठबंधन अलग बन जाएगा। राजद को छोड़ के हो सकता है सब पार्टियां एक हो जाए, क्योंकि सभी लोगों को विरोध है नीतीश कुमार से और भाजपा से। लेकिन उनके पास तेजस्वी के अलावा कोई नेता नहीं मिल रहा है। अगर चिराग पासवान मिल जाते हैं तो हो सकता है कांग्रेस साथ में आ जाए, हो सकता है रालोसपा भी तैयार हो जाए बाद के समय में। ये के जो समय है, और कांग्रेस और चिराग पासवान और गठबंधन की स्थिति पर निर्भर करता है सारा ये 24 घंटा और पूरे बिहार की राजनीति और बिहार का चुनाव। क्योंकि माधवन जी, ये लग रहा है क्योंकि आरजेडी की तरफ से बार बार अल्टीमेटम दिया गया 58 सीटों का, लेकिन कांग्रेस उस पर मानने को तैयार नहीं है। उसे नहीं लगता है कि ये सम्मानजनक सीट है। इसके बाद ये कांग्रेस का कहना, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस प्लान बी की तरफ जा सकती है। प्लान बी में ये हो सकता है कि तमाम छोटे दलों को लेकर कांग्रेस जो है वो मैदान जंग में उतर सकती है। मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर चिराग पासवान अलग हो जाते हैं या कांग्रेस अलग हो जाती है, कांग्रेस भी अलग होगी, तो उसके साथ पप्पू यादव जाने के तैयार हो जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, अन्य छोटी पार्टियां भी उनके कांग्रेस साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि अभी आज के समय में अगर भाजपा, जदयू और राजद 3 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में। राजद को पता है कि मेरे ही वोट बैंक पे सारे लोग महागठबंधन बन रहा था। राजद का वोट बैंक है बिहार, जो नीतीश के खिलाफ है वो राजद के साथ है। अब वो राजद के साथ है, तो इस स्थिति में अगर ये सारे कांग्रेस अलग होती है पार्टी, तो ये जो अदर पार्टियां छोटी छोटी हैं, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे रालोसपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, मुकेश सहनी हो, ये सब लोग भी जा सकते हैं तेजस्वी को कि हम अगर अधिक सीट उनको दे देते हैं तो हम अपने पैर को कुल्हाड़ी मारते हैं। क्योंकि जीत तो सिंबल तो लालटेन पे ही मिलना है महागठबंधन में, जिसको भी सीट मिलेगा। माधवन जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि बिहार की सियासत को आप बहुत ही बारीकी से, बहुत करीब से देखते हैं। मौजूदा वक्त में जब हम तमाम मुद्दे भी देख रहे हैं, रोजगार और बाढ़ का भी आप जिक्र कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें 2015-2020 के बीच बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतदाता भी बदला होगा, मुद्दे भी बदले हैं, कोरोना काल भी है। इन सब के बीच मौजूदा वक्त में बिहार में लड़ाई किसके किसके बीच आप देख रहे हैं?
देखिए, लड़ाई तो राजद से ही होगी। जिस सीट पे जाएंगे राजद के जो गठबंधन के लोग होंगे, एक तो इक्का दुक्का सीट पे मान लेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या पप्पू यादव की पार्टी, जहां वहां सीट विशेष, विधानसभा विशेष और कैंडिडेट विशेष पर निर्भर करता है कि वहां कैंडिडेट कौन है, किस पार्टी से आया है। ये विधानसभा में बहुत मायने रखता है। ये जरूरी नहीं है कि राजद के हैं, जैसे कई जगह निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत जाते हैं, अगर वो कोई अच्छा नेता है, उसके जन समर्थन में लोग हैं, तो अपना प्रतिनिधि लोग चुन देते हैं। लड़ाई तो ये राजद गठबंधन और एनडीए से ही होना है, लेकिन इसमें यह है कि वहां का विधानसभा वाइज अगर ये करिएगा तो किस विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट है इस पर भी निर्भर करेगा। माधवन जी, क्या लगता है एनडीए और में एलजेपी के साथ जो सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है वो भी फिलहाल कहीं ना कहीं सुलझता नहीं नजर आ रहा है, और इस स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? हमको लगता है कि सुलझ जाएगा, इसलिए चिराग पासवान समझ जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर वो अलग होते हैं तो उनको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर लेंगे पार्टी के लिए। आज वो एनडीए केंद्र सरकार में साथ में है, उनके पास एक बड़ी ताकत है, संगठन चला सकते हैं इसके बाद, तो इसलिए वो सरकार से अलग नहीं जाएंगे। हमको लगता है कि मामला सुलझ जाएगा। जो ये सीटों का, एक दो सीटों का अंतर है जो बहुत जल्दी सुलझा लेगा, लोग सुलझा लेंगे बड़े नेता दोनों पक्षों के। लेकिन इस बीच माधवेंद्र सिंह जी, मैं अगर बिहार के मुद्दों की बात करें, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में है। तमाम पार्टियां हम देख रहे हैं कि वोट शेयरिंग को, सीट शेयरिंग को लेकर उलझी हुई हैं, लेकिन इस बीच आपने क्या देखा? तमाम पार्टियों में क्या जनता के मुद्दों को लेकर बात की गई है? उन मुद्दों को लेकर, जो जमीनी मुद्दे, उसको लेकर क्या जमीनी स्तर पर आपको ये तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं, या हवा हवाई बातें या बड़े मुद्दों की बात चल रही है, जैसा कि हमने तमाम जगहों पे देखा? जमीनी मुद्दों की बात है तो बेरोजगारी तो है ही, अभी बाढ़ की बड़ी समस्या है, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। कोरोना की बड़ी समस्या है, जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन होता क्या है कि अंत में हम लोग के यहाँ बिहार में जो चुनाव होता है वो जात और जमात पे चला जाता है। अभी किसी वोटर को जाइएगा, पूछिएगा, आप जब चुनाव सर्वे में घूमेंगे देखेंगे कि मैक्सिमम जो भी लोग होता है वो जाति, अगर यादव जाति है तो कहेगा हम तेजस्वी को वोट देंगे। अदर कास्ट के जो लोग हैं, अभी जब जैसे मान लीजिए राजपूत वगैरह, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, तो ये इन पे तो दोनों पार्टियां दांव लगा रही हैं, आप देख ही रहे हैं। तो अंत में चुनाव यहाँ मुद्दा कौन हो जाता है विकास का, और चुनाव हो जाता है जात और जमात के आधार पे। तो हालांकि तेजस्वी युवा हैं, इसीलिए एनडीए के लोग 15 साल पहले की याद दिला रहे हैं, और अधिकांश इस बार जो वोटर, युवा वोटर होंगे, 15 साल के शासन को देखा नहीं है उन लोगों ने, इसीलिए ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास की कोई बात, विकास की चर्चा तो ये लोग भी नहीं कर रहे हैं, एनडीए वाले भी नहीं कर रहे हैं कि हमने ये विकास किया, क्योंकि विकास की पोल खुल जाएगी अगर बाढ़ क्षेत्र में चले जाइए या किसी अस्पताल में चले जाइए, कोरोना मरीज किसी से पूछ लीजिए। कोरोना काल में जो लोग गरीब और मजदूर लौट के आए हैं, जो झेला है उन्होंने, और वो दिन याद रहेगा तो नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, लेकिन वो याद आने नहीं देंगे ये लोग वही याद दिलाएंगे 15 साल पहले वाली बात। तो वास्तव में चुनाव ये लोग वास्तविक मुद्दों को होने ही नहीं देंगे। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बिहार में चुनाव या हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात जात और जमात पे होती है, लेकिन चाहे जो भी जात हो, चाहे जो भी जमात हो, वो भी अपना भविष्य अच्छा चाहती है, वो भी विकास चाहती है, वो भी अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने चाहती है, उसके भी अपने मुद्दे हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुद्दों से इतर जात जमात पे हो रही है, लेकिन हर जात, हर जमात के भी अपने मुद्दे हैं, वो भी अपना भला चाहते हैं। हाँ, ये तो सही बात है, जात जमात सब लोग बोला जाता है, लेकिन वास्तव में विकास और दोनों एक साथ नहीं चल सकता है ना। अब टिकट देने में पार्टियां आपको जब लिस्ट जारी करेंगी तो देखिएगा पहले दिन होगा फलाने जाति से फलाने इतने कैंडिडेट जारी किए गए, यादव से इतने, मुसलमान से इतने, फलाना पार्टी ने यादव को दिया कि नहीं, फलाने पार्टी ने मुसलमान को दिया कि नहीं, ये चर्चा में बिंदु में रहेंगे। उस समय ये कोई चर्चा नहीं करेगा कि अगर पूरे विधानसभा में देखें तो 5 विधायक कोई है जो कह दे कि नहीं अपने क्षेत्र में हमने बहुत काम किया, उसके आधार पर हम चुनाव जीत जाएंगे, और पार्टी कह दे कि नहीं हम विकास के आधार पर जीत जाएंगे और किसी को कैंडिडेट बना दे, संभव ही नहीं है। तो हमारे यहाँ बिहार में पार्टी से लेके और धरातल पे विकास की कोई चर्चा नहीं करेगा। विकास केवल ये बैठ के बंद कमरों में बात होगी। धरातल पर जाएंगे, जब आप बताएं बिहार के 14 से लगभग 16 जिले बाढ़ प्रभावित रहे हैं।
रहने का घर है, न खाने को। आज फिर गोपालगंज में पुनः बांध टूट गया है। 2-3 जिले पूरी प्रभावित है, पूरे किसान प्रभावित हैं। अगर 2,000, 1,000 या 5,000 या 6,000 रुपए की आदमी दे दिया जाए, उससे काम परिवार चल जाएगा। लेकिन माधवेंद्र जी, इस बार कोरोना काल है, जो कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव कोरोना काल में हो रहे हैं। हमने कोरोना काल में वो दौर भी देखा जब बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार जो है मजदूर पैदल चल के गए। उनके अंदर भी एक गुस्सा और क्रोध देखने को मिला कि उनकी सरकारों ने कुछ नहीं किया, लिहाजा उन्हें बाहर जाके रोजगार की तलाश करनी पड़ी। तो मैं इस चीज़ के लिहाज से देखूं कि मतदाता भी कहीं ना कहीं उसका ज़हन बदल रहा है, एक अलग लहर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी। उसके मद्देनजर अगर मतदाता से आपकी भी, वोटर से आपकी बात हुई, वो क्या महसूस कर रहा है इस 2020 के चुनाव में, जब उसके सामने कोरोना काल भी है, बहुत मजबूरी में वो रहा है, उसने पलायन किया है, वो धूप में पैदल चला है, बहुत कुछ चीजें उसकी भी होंगी। तो उस लिहाज से मतदाता क्या महसूस कर रहा है इस चुनाव को लेकर? देखिए, होता क्या है कि आपका विपक्ष बहुत मजबूत होता है, और वह यह दिन याद दिला पाता उन लोगों को, कैंडिडेट को। जो भी वोटर हैं उनको अगर एहसास करा पाते अगर महागठबंधन के लोग कि भाई आपने क्या झेला है, बाढ़ में क्या झेला, कोरोना काल में क्या झेला, अस्पताल में इलाज नहीं था, राजधानी में बाहर में लोग मर रहे थे, आईएएस रैंक के लोग अधिकारी बाहर में इलाज के भाव में एम्स में मरे। पूरा देश दुनिया ने देखा कि कोई व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ कोरोना का। आज कोरोना की कोई चर्चा नहीं है, जबकि कोई बीमारी न घटा है न इलाज की व्यवस्था बढ़ी है। फिर भी इस चीज ये मुद्दे चुनाव में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि न विपक्ष उस तरह स्थिति में बनाने के लिए है और न पक्ष चाहेगा कि वो मुद्दा बने। और सबसे बड़ी बात है, इस बार तो कोरोना काल में जनसंपर्क का भी पहले की तरह न रैलियां होंगी, न पहले की तरह लोग मिलेंगे न जुलेंगे, सब वर्चुअल होना है, मोबाइल पे होना है। तो मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, जो जिसके पास जितना पैसा होगा सोशल मीडिया के थ्रू उतना लोगों के पास पहुंचेगा। फिर अगर मजदूर है जो झेला है, वो अब मजदूरी करे, बाहर में पहले परिवार पालन पोषण करके सोशल मीडिया देख के उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि कोरोना का या बाढ़ का मतदाताओं पे कोई असर होगा। लेकिन जी, अब इस तरह की बातें हैं, पहले नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। इस चीज को अगर देखें, मैं मानता हूं कि जब उन्होंने पाला बदला तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो इस चीज को लेकर खुश नहीं होंगे। क्या इन चीजों के भी फर्क हमको इस 2020 में देखने को मिलेगा? क्योंकि अब जो है फैसले का कह सकते हैं दिन करीब आने वाला है, 2020 के चुनाव हो रहे हैं, तो वो लोग जो नाखुश होंगे, क्या उसका भी असर देखने को मिलेगा? चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार का ही था, चाहे महागठबंधन में रहे चाहे कहीं रहे। और आज भी बिहार में नीतीश कुमार से स्वच्छ चेहरा, जिसपे कोई दाग न लगा, सबसे नीतीश कुमार का चेहरा बेदाग है और काम के प्रति समर्पित है, परिवारवाद करते नहीं है। कुछ खासियत तो उनके अंदर जरूर है जो अन्य नेताओं से अलग करती है, जो देश दुनिया में उनको पहचान दी हुई है। इसीलिए इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। इस बार भी वो उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के चेहरे पे मुख्यमंत्री का वोट मांगा जा रहा है। पिछली बार भी उन्हीं के आधार पे मांगा गया था। जो उनको पसंद नहीं करते होंगे, पिछली बार भी नहीं पसंद किए होंगे, इस बार जो पसंद करेंगे वो इस बार भी पसंद करेंगे। इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा कि महागठबंधन से वो एनडीए में आ गए। ये बात बेतुकी है कि उससे लोग नाराजगी हुई। ये दोनों ये राजद के लोगों ने इससे कहे कि भाई राजद के पक्षधर लोग कहेंगे हाँ धोखा दिए, लेकिन ये भी तो था कि वो जो स्थिति माहौल बन रहा था, उस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए शासन करना मुश्किल था। तो नीतीश कुमार अपने छवि को बेदाग रखते हैं और यही कारण है कि लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उम्मीदवार मान रही है, बहुत पहले से घोषित कर रखी है। जैसे आज एक एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहा है लोग, मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई होती। महागठबंधन में क्या हुआ वहां तो लड़ाई चेहरे को लेकर ही हो रही थी। ये उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे थे कि हमें बनाओ, तेजस्वी जी, राजद के लोग कहते नहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा है, और लोगों की और आवाज थी, कोई उप मुख्यमंत्री मांगता है। लेकिन इनके यहाँ तो ये कम से कम नीतीश कुमार का चेहरा। आपका कहना है बादल जी ये कि एनडीए के पास तो कम से कम चेहरा है बिहार में, लेकिन महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है, चेहरा विहीन है। वो चेहरा तेजस्वी हैं, युवा हैं, उनमें भी टैलेंट है, लेकिन नीतीश की तुलना में हमारी नजर में कमजोर है।
लेकिन तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया, तेजस्वी यादव भी अपना सियासी सफर जिसे कह सकते हैं मजबूती के साथ शुरू कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से हम बोलते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी छवि के पीछे लालू यादव की भी छवि है, और लालू यादव पे जिस तरीके से हमने चीज़ों को देखा, उन पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, उससे इतर तेजस्वी यादव के लिए रास्ता बनाना कितना मुश्किल होगा? देखिए, इस मामले में लालू की छवि या लालू के पास नीतीश से आज भी वोट बैंक ज्यादा है, मेरा मानना है। वोट जो लालू के नाम पे जो लालू समर्थक लोग हैं तेजस्वी के साथ, तेजस्वी के साथ संकट ये है कि तेजस्वी अपने युवा हैं और युवाओं में कितनी पैठ बना पाते हैं। अगर ये युवाओं को आकर्षित कर पाए अपने विकास के मुद्दों पर, चाहे जो भी युवाओं का रोजगार का उन्होंने जो अभी कहा है कैबिनेट में मोहर लगा देंगे, इनके मुद्दे अगर युवाओं को आकर्षित कर पाए तो ये सफल साबित होंगे। क्योंकि लालू की छवि बहुत मायने रखती है। लालू के लोगों में लालू आज भी पूजे जाते हैं और लालू के नाम पे लोग आज भी वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच माधवेंद्र जी, अब हम ये भी कोरोना काल को लेकर भी लगातार हम सवाल करते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने जैसा कि थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जैसा कि हमें पता है तमाम तरह की गाइडलाइन बनी हुई है, वर्चुअल रैलियां आप देखने को मिलेंगी, हर चीज़ में एक नियम बना दिए गए हैं, चाहे वो मतदान केंद्र होंगे, हर जगह एक गाइडलाइन और नियम के तहत चीज़ें होंगी। इसका असर बिहार चुनाव पे कितना पड़ेगा? क्योंकि जब कोरोना काल है, लिहाजा लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है। लोग हो सकता है कि उस तादाद में बाहर ना निकलें, उस तादाद में मतदान ना हो, मतदान प्रतिशत में भी कमी देखने को हो सकता मिले। इसका असर इन तमाम पार्टियों पे कितना देखने को मिल सकता है? पार्टी और नेता ये तो कोरोना काल की चर्चा ही नहीं करेंगे। पार्टी और नेता कोरोना काल की चर्चा किए तो अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि आज भी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। ये लोग अपना कार्यक्रम में, आज आपने जब भाजपा कार्यालय में उतने नेता मिले थे, बीमार सब लोगों को हुई थी। आज भी अमित शाह के बारे में कही जाती है कि उनको कोरोना हुआ, उसके बाद लगातार बीमार चल रहे हैं। तो ये पार्टी और नेता कभी कोरोना की चर्चा नहीं करेंगे चुनाव में कहीं। हाँ, जनता कितनी सजग है इसको लेके, वोटिंग के दिन में वोटिंग का असर, मैं मतदान प्रतिशत का असर की बात कर रहा हूँ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि इस कोरोना काल का जो असर मतदाता भी कहीं ना कहीं होगा, उसका असर वोटिंग परसेंटेज भी पड़ेगा। उस लिहाज से कितना ये असरदार होगा इन तमाम पार्टियों के लिए? नहीं, वोटिंग परसेंटेज बहुत अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए कि ये चुनाव आयोग ने बेहतर व्यवस्था की है और नए नए प्रावधान किया है और टाइमिंग की भी बढ़ा दिया इस बार। तो हमको लगता है इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंटेज तो पड़ना चाहिए और हम लोग चाहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज पड़े और जनता इसमें भाग ले। कम से कम जिनको परेशानी है या जिनको सुविधा है या जो विकास के लोग हैं, जिधर भी वोट करें, अधिक से अधिक लोग वोट करें, इस पर प्रभावित नहीं होना चाहिए इस बार। माधव जी, इस बीच बिहार चुनाव में पल्ला आपको किसका भारी नजर आ रहा है? आपने एनडीए को लेकर भी, नीतीश कुमार को लेकर भी तमाम बातें कही, तेजस्वी यादव को लेकर तमाम बातें कही, हमने जिक्र भी किया महागठबंधन और एनडीए को लेकर, लेकिन इस बीच क्या लगता है कि पल्ला किसका बिहार में सबसे ज्यादा भारी नजर आ रहा है? अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी हुई किसका पल्ला भारी है, और यह एक पत्रकार की हैसियत से किसी पक्ष विशेष की बात भी नहीं कर सकते हम लोग। वास्तविक जो चीज है, निश्चित तौर पे आज एनडीए का पल्ला भारी दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी अकेले पड़ते जा रहे हैं। आज एनडीए में एक से एक दिग्गज नेता हैं, एक से एक दिग्गज लोग हैं, उनके पास संगठन है, पैसा है, सब कुछ तेजस्वी से ज्यादा है। हो जाती है तो ये बहुत कमजोर हो जाएंगे ना इन सब मामलों में। अगर कांग्रेस साथ होगी तो कम से कम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, बड़े बड़े नेता और कांग्रेस के अन्य लीडर जो हैं वो आएंगे चुनाव प्रचार में। अगर आएंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, उसका असर पड़ेगा। इनके पास एक से प्रधानमंत्री से लेके कई लोग इनके लिए करेंगे, नीतीश कुमार के लिए। तो इस मामले में तो एनडीए भारी है, लेकिन अब चुनाव है, कौन किसके पक्ष में जाएगा, जनता किधर किस करवट लेगी। 16 जिले बिहार के बाहर प्रभावित रहे हैं, उनको कितनी सुविधा नीतीश कुमार पहुंचा पाए धरातल पर। कोरोना में लोगों ने क्या महसूस किया है, अगर करवट बदल दिया तो ये भी असर पड़ सकता है। अब ये है कि वोट कितना कौन लुभा पाता है, जनता को कौन कितना बता पाता है। सही आपने कहा। तो हम सियासी आंकड़ों और जमीनी आंकड़ों के आधार पे पल्ला भारी और हल्का भले ही कर सकते हैं, लेकिन तब भी इसके बाद भी मतदाता के दिल में क्या है ये समझना
बहुत मुश्किल है। बड़ी बड़ी कभी कभी जानकार भी इसमें जो है गच्चा खा जाते हैं। तो मतदाता बिहार का क्या सोच रहा है, क्योंकि इस बार बिहार चुनाव में कोरोना काल भी है, बिहार चुनाव में बहुत कुछ भी है, और मतदाता के दिल में, मतदाता के जहन में इस बीच क्या है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। माधवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बिहार के दंगल में अपनी बात रखने के लिए। तो बिहार के दंगल में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए अपर कट। नमस्कार।